हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सोलंकी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताएंगे कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं और सर्किट डायग्राम हम किसको कहते हैं। कंपोनेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं, जैसे हम सेल यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में। सेल हम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, बैटरी हम यूज़ करते हैं, ये सारे आपके कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। लाइक सेल हो गया, बैटरी हो गई, आपका एमीटर हमने पढ़ा है, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, स्विच या की जिसको हम बोलते हैं, और इसके अलावा रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब सर्किट डायग्राम क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा डायग्राम होता है जो हमारा इन वेरियस कंपोनेंट के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इनकी सिंबल की हेल्प से हम उसको बनाते हैं। जैसे हम सेल का जो सिंबल देते हैं, ये हमारे पास होता है दिस वन। इसमें ये लॉन्गर बार जो है इट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड द शॉर्टर वन इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें हम नंबर ऑफ सेल्स यूज़ करते हैं, तो इसमें हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके अलावा एमीटर, एमीटर का सिंबल मैंने आपको एमीटर के बारे में जब बताया था तब भी बताया था। ये होता है हमारे पास इस तरह सर्कल, दीज टू आर द एंड्स एंड हेयर वी यूज टू राइट ए फॉर एमीटर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन द सेम वे हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर का सिंबल होता है आपका, यहाँ हम वी ले लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अलावा हमारे पास प्लग की, जिसको हम स्विच भी बोलते हैं, लेकिन ये दो तरह से हम यूज़ करेंगे। अगर ओपन है यानी कि स्विच आपका ऑफ है, तो उस कंडीशन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस वे। और अगर आपका क्लोज है यानी स्विच ऑन है आपका, तो उस कंडीशन में हम यहाँ एक डॉट देते हैं, इट मीन्स कि ये क्लोज्ड है, या फिर इस सिंबल में हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्लोज्ड की को शो करता है। इसके अलावा हमारे पास एक डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द करंट और द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट। हम वो चीज़ चेक करने के लिए कि सर्किट में करंट है या नहीं है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको जनरली हम जी लिख देते हैं यहाँ पे, और इस तरह एक एरो साइड में बना देते हैं। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करते हैं वायर, अगर आपकी क्रॉस कर रही हैं विदाउट जॉइनिंग ईच अदर, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, अगर नहीं कर रही हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन, तो हम उनके ऊपर से पास कराते हैं। लाइक हम ये कहते हैं एक वायर ये आपकी जा रही है, दूसरी अगर इधर से आ रही है तो इस तरह इसके ऊपर से पास होगी और इधर निकल जाएगी। ये आपकी दो वायर्स हैं जो एक दूसरे को विदाउट ज्वाइन किए हुए एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, और अगर वो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं तो ये वायर्स ज्वाइनिंग ईच अदर, तो उस केस में हमारे पास ये है, ये दूसरी वायर ली, यहाँ हम एक डॉट डाल देते हैं। डॉट यहाँ पे इनका जॉइंट को शो करता है। उसमें देखो एक और बताते हैं तुम्हें, वो होता है रेजिस्टेंस। इसका सिंबल होता है ये जिगजैग लाइंस। अगर ये वेरिएबल है, ये तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस हुआ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को सर्किट में चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है। उसको हम सर्किट में इस तरह से शो करते हैं। एक हमारे पास आता है इसमें रियोस्टेट। रियोस्टेट होता है आपका
वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो उसके लिए भी हमारा सिंबल इसी तरह से जाता है ये, और ये इसके ऊपर एक स्लाइडर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं सर्किट में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ ओम्स लॉ, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये है आपका, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the electric potential difference between the ends of the conductor। पर ये हमेशा नहीं होता है, अंडर सम कंडीशंस ये आपका इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है। इसमें हमारे पास साथ में हम कंडीशंस भी लिखेंगे, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा ये आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, कंडक्टर की सारी ये फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। सपोज़ अगर आपके किसी भी कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रही है और वी उसके पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एंड्स के बीच में, तो आई वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वी कैन राइट इट वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हम इसमें से दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज़ कांस्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कंडीशन, अगर ये नहीं होगा टेम्परेचर उसका कांस्टेंट, तो ये वी और आई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो वी, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, वी यूज टू पुट अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है आर, तो वी इज इक्वल टू आर इंटू आई, वेयर आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस की पूरी डिटेल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दी है, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यहाँ से अगर हम R की वैल्यू चेक करें तो इट इज़ V बाई आई, एंड वी कैन डिफ़ाइन इट फ्रॉम हेयर। यहाँ से हम इसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। डिफ़ाइन करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ डिफाइंड एज, डेफिनेशन से डिफ़ाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो सबको आना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किस चीज़ का रेशो है ये, रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor, to the current flowing through it। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की यूनिट डिफाइन कर देते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, वो हमारे पास क्या थी, SI यूनिट। ये है हमारी ओम, ये हमने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे हम इसके एक्सप्रेशन से अगर देखेंगे तो दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर।
तो यहाँ से आप इसमें 1 ओम को डिफ़ाइन कर सकते हैं इन द सेम वे जैसे हमने रेजिस्टेंस डिफ़ाइन किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे 1 ओम डिफ़ाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm. 1 ohm कब होगा ये? If a potential difference of 1 volt across the conductor makes a current of 1 ampere to pass through it. उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। इसकी जो आपकी बिगर यूनिट्स होती हैं रेजिस्टेंस की, वो हमारे पास होंगी, ये न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे 1 किलो ओम दैट इज़ 10⁻³ ओम। नेक्स्ट होती है 1 मेगा ओम दैट इज़ 10⁻6 ओम। ये है आपकी मेगा ओम एंड दिस वन इज़ किलो ओम। अब इसके बाद देखो, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ये वाली इक्वेशन, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? आर एक कांस्टेंट था ना, तो दैट मीन्स वी और आई का जो रेशो है वो आपका किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स तभी हम कहेंगे वी और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं वी और आई के बीच में, तो हमें वो ग्राफ कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे ग्राफ, हम पहले लेंगे इसमें आई वी ग्राफ ले लेते हैं। आई वी ग्राफ मतलब आई हम लेंगे वाई एक्सिस पे और वी लेंगे हम एक्स एक्सिस पे। देखो ये हमने ले लिया, दिस वन इज़ वी एंड हियर इट इज़ आई। एक ग्राफ हमने प्लॉट किया, ये आपके पास आ जाएगा। ये ग्राफ हमेशा क्या होगा? ओम्स लॉ का ओरिजिन से पास होगा। दैट मीन्स जब तक पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं? इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ हम लेंगे। अगर हम स्लोप ऑफ ग्राफ देखें ना, तो फिज़िक्स के अंदर बेसिक फॉर्मूला जो होता है स्लोप ऑफ ग्राफ का, वो होता है चेंज इन वाई एक्सिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे जो हमने क्वांटिटी ली है, जैसे यहाँ करंट लिया है, तो यहाँ पे जो ग्राफ का स्लोप आएगा वो आएगा चेंज इन आई अपॉन एक्स एक्सिस क्वांटिटी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वो हमने लेना है। चेंज के लिए हम यहाँ से 2 वैल्यूज़ पिक कर लेते हैं। लाइक हमने एक V1 ले ली, एक V2। V1 कोई भी एक रैंडम हमने पोटेंशियल ले लिया और एक हमने V2 पिक ले लिया। अब हमने क्या किया? यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जो ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे कट करेगी। इसी तरह हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, ये भी ग्राफ को किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इन लाइंस को वाई एक्सिस से मीट कराया, दोनों को। इसको हमने वाई एक्सिस से मीट कराया, यहाँ एक वैल्यू हमारे पास आ गई V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग I1 ले लेते हैं, और इसको हमने जब वाई एक्सिस से मीट कराया तो हमारे पास V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ गई I2। अब अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, दिस इज़ A, दिस वन इज़ B, और ये पॉइंट ले लिया C। तो BC जो आपके पास पोर्शन है ये आपको चेंज इन करंट शो कर रहा है, और AC पोर्शन आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ से अब हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हम स्लोप देखते हैं तो स्लोप क्या होगा हमारा? चेंज इन I यानी करंट एंड चेंज इन V, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। चेंज इन I है ना, चेंज के लिए हम डेल्टा यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम डेल्टा I लिख सकते हैं और इसको हम यहाँ पे डेल्टा
वी लिख सकते हैं। तो चेंज इन करंट हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन है, दिस वन, बी से लेके सी तक का। और ये कितना होगा हमारा डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आएगी, I2 में से अगर हम I1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। इसी तरह ए सी पोर्शन ये आपका डेल्टा वी को शो करेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 माइनस V1। देखो चेंज इन y कितना है, I2 माइनस I1, और चेंज इन v हमारे पास कितना है, V2 माइनस V1। अब यहाँ देखो, यहाँ स्लोप की वैल्यू आ रही है, अगर हम देखें तो ये करंट हमें दे रहा है और ये वोल्टेज, तो एक तरह से I अपॉन वी वैल्यू ये दे रहा है। तो I अपॉन वी का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ये आपका रेजिस्टेंस का उल्टा। अभी हमने पढ़ा था कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, हमारे पास आ रहा है I बाई वी, दैट मीन्स 1 अपॉन आर। तो हम इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन आर। आर है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो अगर हम देखें हमारे पास स्लोप जो आया है आई वी ग्राफ का, वो 1 अपॉन आर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, आई वी ग्राफ। दैट मीन्स जब हमने आई वाई एक्सिस पे लेना है और वी को एक्स एक्सिस पे लेना है तो हमारे पास उसका जो स्लोप आएगा वो 1 अपॉन आर के इक्वल आता है। यानी आर कैलकुलेट करने के लिए हमें स्लोप का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वी और आई के बीच में, वी आई ग्राफ अगर हम लें, दैट मीन्स वी अब हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और आई को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। ये हमारा आई हो गया, ये वी हो जाएगा। ग्राफ अभी भी हमारे पास वही स्ट्रेट लाइन ही आएगा और वो ओरिजिन से पास होगा। तो सेम उसी की तरह हमने यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं रेंडमली, कोई भी हम ले सकते हैं, I1 I2 हम उनको मेंशन कर रहे हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे जो इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ लेनी है ये, और इसी तरह यहाँ हम ले लेंगे। दिस वन इज़ V2, I2 के कॉरिस्पॉन्डिंग, I1 के कॉरिस्पॉन्डिंग V1 हमने ले लिया। अब देखो ये हमने नेम कर लिया, दिस वन इज़ पॉइंट C। सेम उसी तरह कर लेते हैं। यहाँ पे BC जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये आपका क्या शो करेगा, इट इज़ डेल्टा V, दैट मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा I, दैट विल बी I2 माइनस I1। तो यहाँ से भी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अगेन स्लोप के लिए हम वही रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ दैट इज चेंज इन वाई एक्सिस क्वांटिटी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस क्वांटिटी। डिफरेंस हमारा वाई एक्सिस का वाई एक्सिस की क्वांटिटी का कितना आ रहा है, V2 माइनस V1, और एक्स एक्सिस क्वांटिटी का कितना है, I2 माइनस I1। तो V2 माइनस V1 को हम डेल्टा V और इसको डेल्टा I लिख लेंगे, चेंज का मतलब वही डिफरेंस। तो ये हमारे पास आ गया एक तरह से V ओवर I, और V ओवर I अभी हमने पढ़ा था ये क्या होता है हमारे पास, R के इक्वल होता है, यानी रेजिस्टेंस के इक्वल। दैट मीन्स कि स्लोप जो है वी आई ग्राफ का डायरेक्टली आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वी आई ग्राफ से, इसका मतलब आप डायरेक्ट उसका स्लोप फाइंड आउट करो। ये आ जाएगा। देखो अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए, कैसे हमने यूज़ करना है इस चीज़ को। हमें एक ग्राफ गिवन है किसी भी कंडक्टर के लिए, और उसको हमने 2 अलग अलग टेम्परेचर्स पे कंडक्टर को
रखा और फिर हमने उसके लिए v और i के लिए ग्राफ प्लॉट किया। एक हमारे पास ये ग्राफ आता है ए, ये है सपोज़ आपका T2 टेम्परेचर पे, और एक ग्राफ ये है B, दिस वन इज़ एट T1 टेम्परेचर। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें ये पूछा है कि विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज़ हायर एंड वाई। विच ऑफ द टू टेम्परेचर्स इज़ हायर एंड वाई। हमें रीज़न भी देना और कैलकुलेट भी करना है कि कौन सा आपका ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमें आई से हमने रिप्रेजेंट किया है ना, तो कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट हमने कंसिडर करना है जो आपका एक करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हमने I1 ले लिया। अब यहाँ से हमने इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों ग्राफ्स को इंटरसेक्ट करे। इस तरह से हमने एक लाइन ले ली, ये दोनों ग्राफ्स को आपकी क्या कर रही है, इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इनके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे v की वैल्यूज़ लेनी है। इस तरह से I1 है ना, ये फर्स्ट वाला T2 टेम्परेचर के कॉरिस्पॉन्डिंग हम यहाँ V2 सिंबल दे देते हैं और ये इस वाले के कॉरिस्पॉन्डिंग हम V1 सिंबल दे देते हैं। अब हम इन दोनों ग्राफ्स के स्लोप फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए लेते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ ए, ये हमारे पास क्या होगा, सेम वही मेथड है, चेंज इन वाई एक्सिस क्वांटिटी अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस क्वांटिटी। तो वाई एक्सिस के लिए अगर हम चेंज चेक करते हैं तो हमारे पास यहाँ है ना I1 ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग V2 है। एक हम यहाँ ऑरिजिन ले लेंगे, ये जो पॉइंट है ना हमारा ऑरिजिन, वो इसके बीच का डिफरेंस हम ले लेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, V2 माइनस 0, तो दैट मीन्स V2। और यहाँ से करंट के लिए यानी एक्स एक्सिस क्वांटिटी का चेंज कितना आएगा, I1 माइनस 0, दैट मीन्स I1। देखो ये हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये आएगा हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T2, इसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू I1 R2। इन द सेम वे हम इस वाले टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कंडक्टर का, तो हम इस वाले ग्राफ का स्लोप लेंगे। तो स्लोप ऑफ ग्राफ B, ये भी हमारे पास इसी तरह से कैलकुलेट होगा, चेंज इन वाई एक्सिस क्वांटिटी यानी v में चेंज, तो ये होगा V1 माइनस 0, दैट मीन्स V1, और यहाँ आ जाएगा I1 माइनस 0 से I1। तो ये फिर से V बाई I की फॉर्म है, तो ये भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर T1, इसको हम R1 से डिनोट कर लेंगे। एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ V1, इट विल बी I1 R1। अब हम ग्राफ से चेक करो, देखो ये जो वाई एक्सिस पे हमारे पास I1 के कॉरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज़ आ रही है ना, V2 और V1 फॉर द टू ग्राफ्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि V2 बड़ा है और V1 छोटा है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे लेंगे, फ्रॉम ग्राफ व्हाट वी कैन से V2 इज़ ग्रेटर देन V1, और V2 और V1 की ये दोनों जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये यहाँ पे पुट कर दो। दिस वन I1 R2 इज़ ग्रेटर देन I1 R1। I1 आपका इधर जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा R2 इज़ ग्रेटर देन R1। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें इन दोनों टेम्परेचर्स के लिए रेजिस्टेंस का पता लग गया कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और किसका कम है। तो हम ये कहेंगे कि T2 पे जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर T1। देखो हमें ये चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। इट मीन्स कि अगर ये रेजिस्टेंस T2 पे ज़्यादा आ रहा है और T1 पे कम आ रहा है, इट मीन्स कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1। और यही हमसे पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा। तो इस तरह से हम इन ग्राफ के क्वेश्चंस को करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बताती हूँ, उससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब हमें यहाँ पे ना दो स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया
जिसमें उनको दो अलग अलग रेजिस्टेंस दिए, एक R1 और एक R2, और उन दोनों के लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ्स जो हमारे पास आए हैं प्लॉट होके, वो ग्राफ इस तरह के आए हैं। ये ग्राफ ये है, दिस वन इज I and here it is V, एक ग्राफ ये आया और एक ग्राफ ये, इसको हमने वही A ले लिया, दिस वन इज़ फॉर B, और इसके लिए R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस है। जो हम दो रेजिस्टेंस दिए थे ना उनको R1 R2, उसके लिए जो ग्राफ एक स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, उसने जो ग्राफ प्लॉट किया वो ये किया। दूसरे स्टूडेंट ने जो ग्राफ प्लॉट किया उसने लिया इस तरह से, यहाँ V ले लिया, यहाँ I लिया, और उसके ग्राफ्स आए हैं ऐसे। ये फर्स्ट ग्राफ, दिस वन इज़ फॉर R2 एंड सेकेंड ग्राफ उसका आया है फॉर R1। और हमें कंडीशन दी हुई है, हमें कहा है कि इफ़ R1 इज़ ग्रेटर देन R2, ये चीज़ हमें पता है, तो हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है, विच ऑफ द टू डायग्राम्स correctly represent the situation on the plotted curves, है ना, situation on the plotted curves। ये हमें बताना है और रीज़न भी बताना है, रीज़न भी बताना है। तो हम इसमें कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम एक रैंडम पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पे एक वैल्यू आ जाएगी करंट की यहाँ पे, और यहाँ से हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम V पे चेक कर लेंगे वैल्यूज़ कितनी कितनी हो रही है, और वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो दोनों ग्राफ्स के लिए करेंगे, पहले एक के लिए करते हैं और फिर दूसरे के लिए। यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया, दिस वन इज़ I1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो आपका दोनों ग्राफ्स को इन पॉइंट्स पे कट करेगा, और यहाँ से हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये R1 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो इसको V1 लिख लेते हैं, R2 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग हम V2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दोनों के हम स्लोप लिख लेंगे। तो स्लोप आपके पास कितना आएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ A, देखो इसके लिए स्लोप हमारा कितना आएगा, वही चेंज इन वाई एक्सिस क्वांटिटी, तो इट विल बी V1 अपॉन I1, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। और इसको हमने, ये फिर V बाई I की फॉर्म है तो रेजिस्टेंस देगी, दैट विल बी इक्वल टू R1। ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम इसमें स्लोप ऑफ ग्राफ ले लेंगे B, और वो हमारे पास आ जाएगा V2 बाई I1 एंड दैट विल बी इक्वल टू R2। यहाँ से देखो, अब इसमें यहाँ पे अगर हम V1 की वैल्यू लिखें तो इट इज़ I1 R1, और यहाँ पे अगर हम V2 की वैल्यू लिखें तो इट इज़ I1 R2। अब ग्राफ से हमें क्लियर है कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2, ये चीज़ हमें ग्राफ से क्लियर है। तो फ्रॉम ग्राफ वी कैन राइट, फ्रॉम ग्राफ ये आपके पास आ जाएगा V1 इज़ ग्रेटर देन V2। यू कैन पुट द वैल्यूज़, I1 R1 इज़ ग्रेटर देन I2 R2 I1 सॉरी, और ये I1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R1 इज़ ग्रेटर देन R2। ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ आपका सही हो गया, द फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। अब सेकंड वाले के लिए कर लेते हैं। सेकंड वाले में भी हम वही चीज़ लेंगे, एक पॉइंट मार्क करेंगे, और इस पॉइंट पे हम एक वैल्यू V1 ले लेते हैं। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लेंगे इसको, और ये आपका दोनों ग्राफ्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ ले लेंगे। इसको हमने R1 है तो ये I1 ले लिया, R2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ I2 ले लिया। अब दोनों के लिए स्लोप फाइंड आउट करो, यहीं पे कर लेते हैं इसको। स्लोप आपका कितना होगा, देखो स्लोप ऑफ ग्राफ 1 फर्स्ट के लिए,
यही चेंज इन वाई एक्सिस क्वांटिटी कितना है I2 और एक्स एक्सिस में चेंज कितना है V1। तो ये चीज़ आपकी क्या आ रही है I/V की फॉर्म में। I/V क्या होता है 1/R, तो ये आ जाएगा 1/R और I2 हमने लिया है ना तो R2। तो यहाँ से आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी V1/R2। अब हम दूसरा वाला ग्राफ यूज़ करेंगे, उसका स्लोप लेते हैं। उसके लिए देखो स्लोप आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ ग्राफ 2, ये हमारा कितना होगा सेम वही चेंज इन वाई एक्सिस क्वांटिटी ओवर एक्स एक्सिस क्वांटिटी। तो ये फिर से आपका 1/R की फॉर्म बन रही है, तो इट इज़ 1/R1। यहाँ से I1 की वैल्यू लिखेंगे, इट इज़ V1/R1। हम I1 और I2 की वैल्यूज़ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ से I1 I2 की वैल्यूज़ का कंपैरिजन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें पता है I2 बड़ा है I1 से, तो हम इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा फ्रॉम ग्राफ कितना है I2 इज़ ग्रेटर देन I1। ठीक है, अब वैल्यूज़ डाल दो। I2 हमारे पास कितना आया था, ये वाली वैल्यू थी, दिस इज़ V1/R2, और ये वाली वैल्यू I1 की लिख लेते हैं V1/R1। तो V1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1। R1 इधर मल्टीप्लाई R2 इधर, तो आपके पास कितना आ जाएगा R1 इज़ ग्रेटर देन R2। और ये भी हमारी करेक्ट आ गई, यही वाली हमारी कंडीशन थी। इट मीन्स कि दोनों स्टूडेंट्स ने जो ग्राफ प्लॉट किया वो दोनों ग्राफ्स क्या हैं करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना होता है। स्लोप की हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। This is all about today's lecture. I hope you liked it. If you have any query regarding this topic, then you can write in the comment section. I will help you to solve that. और अगर अच्छा लगा है आपको ये लेक्चर तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, वो मोटिवेशन देती है लाइक आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। We will meet again with new topic in the new video. Till then, bye and take care, and thanks a lot for watching.